कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो चैप्टर नंबर 13 है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो में लेके आ गया हूँ। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मैं हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी को ढंग से समझाता हूँ और उस पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो एनसीईआरटी तो हम समझ चुके हैं, अब ये वीडियो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं या पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन रखे हैं आपके सारे के सारे, ठीक है, तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। सभी टाइप के प्रश्न लिए हैं और आप मेरी गारंटी है कि पेपर में इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिया है मैंने एमसीक्यू। बच्चों मेरे साथ साथ आपको भी आंसर देना होगा, तभी मज़ा आता है पढ़ने में, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, वीडियो के साथ साथ बहुत बढ़िया रहेगा। कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं ऑप्शन पढ़ के आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, तो इसका सही आंसर है माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा आपको पता ही है, वो धारा जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। तो कह रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा में जो दिशा होती है एक चक्र में कितनी बार बदलती है। ये पूरा उसका एक चक्कर है, तो कितनी बार बदली, 2 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 बार। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। विद्युत मोटर, सिंपल। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, किसी चुंबक, ये आपके पास सपोज करो एक चुंबक है, नॉर्थ पोल इधर साउथ होता है। कह रहे हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। इतना आसान है और ये सिंपल एमसीक्यूज है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू हो गए, अब 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन को लिया है। पूरा देखना वीडियो, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करना। मैथ पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। अब साइंस कर रहे हैं, उसके बाद हर एक चैप्टर को हम करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी। पहला क्वेश्चन है, ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन को मैंने सेट किया है। अब थोड़ा सा कैमरा ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ना इधर। हाँ, कह रहे हैं विद्युत मोटर का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, कह रहे हैं विद्युत मोटर का मुख्य कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। ठीक है, क्या काम करता है ये, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कह रहे हैं जब चुंबकीय क्षेत्र के, ये पूरा मैंने लिखा है सिद्धांत, कह रहे हैं जब चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित चालक तार की बनी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो देखो ये जो विद्युत मोटर का क्वेश्चन है ना, वो 5 नंबर में भी आता है। विद्युत मोटर का चित्र बनाने के लिए विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर का कार्यविधि चित्र सहित, तो उसी क्वेश्चन का एक पार्ट पूछा है इसमें 1 नंबर में। तो जैसे विद्युत जनित्र हो गया, विद्युत मोटर होगा, विद्युत फ्यूज होगा, इन तीनों में से एक एग्जाम में हर बार आता है, हर बार आता है। तो आपको तो प्रैक्टिस करके ही जानी है। तो क्या बोल रहा है, जब चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित चालक तार की बनी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली एक बल युग्म क्रिया करने लगता है, कुंडली पर एक बल युग्म लगने लगता है, जिसके कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूमने लगती है। और यह विद्युत मोटर का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे काम करती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। और एक्चुअली ये जो पीपीटी है ना, किसी दूसरे ने लिखा है तो कई बार रिपीट कर रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। तो देखो आपके पास चुंबक होता है ना, ये चुंबक है। अब चुंबक क्या करता है, जितने एरिया तक किसी चित्र को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने चुंबक रखा, यहाँ मैंने लोहा रखा, तुरंत खींच देगा। मैंने यहाँ लोहा रख दिया इधर इतनी दूर, तो वो खींच नहीं पाएगा क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर चला गया। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, वह क्षेत्र, चुंबक का वह क्षेत्र जो जिसमें किसी वस्तु को वो अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सिंपल। तो यहाँ क्या लिखा है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य है? ये चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा ये कभी भी आपस में विक्षेपित नहीं होती हैं। कह रहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाने वाली वह काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गति करता है। ठीक है, इस पर मैं डिटेल में सब वीडियो में एनसीईआरटी में समझा चुका हूं। कह रहे विद्युत चुंबक किस प्रकार बनाया जाता है? जो विद्युत चुंबक होता है ना, विद्युत के द्वारा कैसे बनाया जाता है? कह रहे हैं जब उत्तर क्या होगा इसका, जब नरम लोहे की छड़ को, लोहा जो नरम लोहा होता है, नरम लोहे की छड़ को परिनालिका के भीतर रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो यह प्रबल चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है और इस प्रकार आपका क्या बना जाता है? विद्युत चुंबक। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो जब अधिकतम कब होता है? जब उसे लंबवत रखा जाता है। कह रहे हैं जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तब सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो लंबवत जब रखा जाएगा, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो है न्यूटन प्रति एम्पियर अथवा टेस्ला भी बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विक सूचक रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, दो दिशा की ओर संकेत करेगा, जो कि असंभव है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कभी भी बल रेखाएं आपस में कट नहीं करती, वो हमेशा एक दूसरे के समांतर रहती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्युत मोटर के उपयोग के दो उदाहरण बताइए। जो विद्युत मोटर है उसके कोई दो उदाहरण बताओ उपयोगी। कह रहे आटा पीसने की जो चक्की नहीं होती वहां पर लगा रहता है, कपड़े धोने की मशीन वॉशिंग मशीन में भी लगा रहता है। ठीक है, तो ये दो उदाहरण हो गए। कह रहे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया दंड चुंबक किस दिशा में आकर ठहरेगा? ये जो चुंबक है इसको अगर लटका दो तो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा, नॉर्थ साउथ पोल में आकर ठहरता है। कह रहे हैं MRI आपने पढ़ा होगा ना, अरे इसको तो MRI करवाना पड़ेगा, है ना, एक स्कैन होता है। MRI का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, इस हिंदी में बोला जाता है। और अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो लिख लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि M से मैग्नेटिक, R से रेजोनेंस, I से इमेजिंग, आपको याद भी रहेगा, हिंदी वाला बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक किया है लिखने वाले ने, तो मैं बता दे रहा हूँ। कह रहे कुंडली को स्थिर रखकर, जो कुंडली होती है ना उसको अगर हम स्थिर रख दें, दंड चुंबक को कुंडली की ओर लाकर कुंडली से दूर ले जाएं और चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक के समीप या उससे दूर ले जाकर कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर तथा कुंडली के समीप रखी किसी अन्य कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करके पहली कुंडली में धारा प्रेरित की जा सकती है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में अनुदिश एक गतिमान है, उस पर कितना बल लगेगा? 0 बल लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ, ठीक है, ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम किसकी दिशा बताता है? आप लिखेंगे धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो कह रहे हैं फ्लेमिंग के वायु हस्त के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधरता यानी कि ऊपर की ओर होगी। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर, सीधा, तो ऊपर की ओर होगी। अगला क्वेश्चन है, क्या आप एक क्षण चुंबक की सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव
तथा दक्षिणी ध्रुव की पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये मेरा जो चुंबक होता है ना, चुंबक वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो हम जहाँ से सूरज निकलता है, ऐसे खड़े हो गए, सूरज ये मेरा पूरब है, ये मेरा पश्चिम है, ये मेरा क्या उत्तर है, ये मेरा उत्तर है, ये मेरा दक्षिण है ना। तो चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही ठहरता है। तो पता लगाना बहुत आसान है, तो वही चीज पूरी लिख रखी है मैंने। करें हाँ, पता लगा सकते हैं। दंड चुंबक की सहायता से धारावाही परिनिलयिका चुंबक की पहचान की जा सकती है। कैसे? वो पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख रखा है। कह रहे हम जानते हैं कि एक धारावाही परिनिलयिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है तथा चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण तथा देखो नॉर्थ देखो हमेशा नेचुरल चीज है, मतलब जो विपरीत गुण होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, समान में प्रतिक्षण। एक लड़का थोड़ी ना प्यार कर लेंगे, रेयर केस है ना, एक लड़का लड़की में प्यार होता है। तो वही चीज यहाँ पर है, कह रहे हैं कि समान चीजों में तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत में आकर्षण होता है। तो वही लिखा है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण तथा सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। उक्त दो तथ्यों का प्रयोग हम परिनालिका के ध्रुवों की पहचान करने के लिए करते हैं। कह रहे इसके लिए सर्वप्रथम धारावाही परिनालिका को उसके केंद्र पर धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो और एक दंड चुंबक का उत्तर ध्रुव, ठीक है, लटका दो, उत्तर ध्रुव लाके लगाओ। जैसे ही उत्तर ध्रुव की रखोगे तो वो आकर्षण नहीं करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और जैसे ही उसको पलट दोगे, उसका दक्षिण ध्रुव होगा और इसका उत्तर ध्रुव होगा, तो वो आकर्षण करेगा। तो पता चल जाएगा कि भाई ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक, इनके बारे में लिखना है। विद्युत चुंबक क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए, एक नामांकित चित्र बनाइए और विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे की छड़ का क्या उद्देश्य है। देखो ये सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम पर जाते हैं, उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। एनसीईआरटी तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी पूरी समझ चुके हैं हम। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, उसी टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। सो पहला, विद्युत चुंबक क्या है? आप जानते हो विद्युत चुंबक क्या होता है? कह रहे जब नरम, ये पहले भी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, जब नरम लोहे की छड़ को परिनालिका के भीतर रखकर धारा प्रवाहित की जाती हो तो यह प्रबल चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार के प्रबंध को विद्युत चुंबक कहते हैं। पहले भी हमने भी जस्ट ये क्वेश्चन किया था। सेकंड क्या बोल रहा है, इसके दो उपयोग लिखिए। उपयोग कह रहे विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी बनाने में, ठीक है, किया जाता है तथा लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में भी किया जाता है। ये दो उपयोग हो गए। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका चित्र बनाने के लिए बोला था। तो ये देखो इसका चित्र आपके सामने है, इसको स्क्रीनशॉट खींचो और मस्त करके नोटबुक पे बना लो। ये आपका क्या है, विद्युत चुंबक है, ठीक है। ये नरम लोहा है, ये देखो ये परिनालिका है, ठीक है, ये बैटरी से जोड़ा गया है, ये कुंजी है। तो ये आपका क्या है, विद्युत चुंबक है, ठीक है। अब इस चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था उसने, विद्युत चुंबक बनाने में लोहे की छड़ का क्या उद्देश्य है? तो नरम लोहे की छड़ का उपयोग विद्युत चुंबक की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना, बुरी लग रही है डिसलाइक मार दो, कमेंट करके जरूर बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है, जरूर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, चुंबक के निकटतम लाने पर, चुंबक जब चुंबक को अगर निकट लाया जाता है, द्विक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? जो द्विक सूचक हो, तो हमने पढ़ा था ना कि उसकी सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है जब चुंबक को हम पास ला रहे हैं। कह रहे चुंबक के निकट लाने पर चुंबक के क्षेत्र के कारण, ठीक है, द्विक सूचक पर एक बल युग्म लगता है जो सुई को विक्षेपित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा चुंबक होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये मेरी चुंबकीय रेखाएं हैं, है ना। कह रहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनके क्या गुण हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहे थे एग्जाम में। कह रहे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला गुण क्या है, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा
उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। पहली गुण तो यही है, अर्थात ये बंद वक्र के रूप में रहते हैं। वक्र का समझते हैं ना, इस रूप में इसे वक्र बोला जाता है। ये सब वक्र है, इसलिए ये बंद वक्र के रूप में रहते हैं। ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है, ये जो बल रेखाएं होती हैं कभी भी आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन में। कह रहे चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो रेखाएं हैं वो उसकी चुंबकीय की दिशा को प्रदर्शित करती है। थर्ड क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक है, क्यों नहीं काटती वो पहले बता चुका हूँ। क्यों नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए नहीं काटती। चौथा गुण क्या है, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितनी बल रेखाएं सघन होगी, मतलब यह है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। ठीक है, तो ये 5 मुख्य गुण हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। अभी मैंने बोला, अभी बताया था कि यदि दो चुंबकीय बल रेखा परस्पर काटेंगी तो इसका यह मतलब होगा कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि असंभव है, इसलिए नहीं काटती। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। आरेख ये आपके सामने रहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इनके बीच समान अंतर है, और कहा यह है सिर्फ चित्र बनाने के लिए बोला था, तो समांतर बल रेखाएं जो भी होंगी ये चित्र आपको बना देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको सही विकल्प का चुनना है, इनमें से कौन सा सही है। कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। जैसे उसके सिरे की ओर जाओगे घटता रहेगा। अगला क्या बोला है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र की में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा भी उत्तर सही हो सकते हैं। तो क्या क्या है, जो ऑप्शन नंबर सी है वेग, और जो संवेग डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रियाकलाप में हमारे विचार से छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार संभावित होगा। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो किस तरीके से होगा। तो देखो, छड़ का जो विस्थापन है, क्या क्या करना है बताना हूं। छड़ का जो विस्थापन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पर कार्यरत बल प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इस तरीके से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होगी, ऊपरी मुखी होगी। विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत लिखने के लिए कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है। तो यहां पूछा है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या होता है विद्युत मोटर का, रट लेना। ये हर बार आता है, समझ के रट लेना अगर आपको कंफ्यूजन है तो। कह रहे विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में जब रखोगे और उसमें धारा प्रवाहित कर दो, इलेक्ट्रिसिटी डाल दोगे, तो क्या होता है, चुंबक पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वो तो घूमने लगती है, तो घूमने लगती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है, सिंपल। एक बार पढ़ो, जो लाइन पढ़ रहे हो ना उसको दिमाग में सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि भाई क्या बोला इसने। जब किसी कुंडली, कोई कुंडली लिया, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी डाल दी,
और उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा। ठीक है, अगर वो घूमने के लिए स्वतंत्र है तो घूम जाएगा। यही है सिद्धांत, इतना आसान। हाँ, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, इनमें से एक नियम हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये मेरा बाएं हाथ है तो बाएं हाथ की 3 उंगली, ये क्या होता है बोलता है इसको, 3 उंगली है ना, ये मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। अंगूठा ये तर्जनी और ये अंगूठा, इन तीनों उंगलियों को ना एक दूसरे के लंबवत रखनी है। मतलब ये इसके बीच समांतर हो, मतलब 90 अंश का कोण बना, समांतर बोल रहा हूँ सॉरी, और ये आपस में 90 अंश का कोण बनाए। जब हमारे हाथ की 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को, तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रख दिया जाए तो फ्लेमिंग की बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो हमारा अंगूठा होता है वो चालक पर बल की दिशा को बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। मैंने पढ़ा भी नहीं, बस चित्र बना लेना। ठीक है, और अंगूठा चालक पर बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा विद्युत धारा। ठीक है, ये लिख के प्रैक्टिस कर लो, आपका अपने आप फॉर्मूला और सॉरी परिभाषा बन जाएगा। क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार फ्लेमिंग ने यह बताया कि जब हम अपने हाथ की 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो अंगूठा चालक पर बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका सेम ठीक उल्टा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, वो भी अभी आएगा, देख लेना, वो भी ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका क्या होती है। ठीक है, विभक्त वलय लगा होता है विद्युत मोटर में, पूरा 5 नंबर में आ जाएगा। अगर विद्युत मोटर का 5 नंबर में नहीं आया ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो विद्युत वलय लगा है उसका क्या कार्य है। तो वही देखो, कह रहे हैं विद्युत वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जो कुंडली में धारा की दिशा होती है ना उसको बदलने का कार्य करता है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर ले तो विभक्त वलयों का ब्रूशों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रूशों से संपर्क जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। यदि विद्युत मोटर में विभक्त वलय ना लगे हों तो विद्युत मोटर घूमना प्रारंभ तो करेगी परंतु आधा चक्कर घूमकर रुक जाएगी। मतलब इसका मेन काम क्या होता है विभक्त वलय का, अगर 1 नंबर में आ रहा है तो इतना ही लिखना है, यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर में क्या लिखना है, विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। अगर 2 नंबर में आता है तो ये पूरा लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बोला था दाएं, अब ये फिर बाएं आ गया। आई थिंक बाएं का तो अभी पढ़ा था, हाँ बायां का पढ़ा था तो फिर से वो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना, दोबारा से रिपीट हो गया। अब ये क्वेश्चन है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। जो कुंडली हमारी होती है उस पर हम किस किस तरीके से विद्युत धारा को प्रेरित कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करने के विभिन्न ढंग निम्नलिखित हैं। 4 ढंग दे रखे हैं। पहला ढंग क्या है, कह रहे कुंडली को स्थिर रखकर, जो कुंडली है उसको फिक्स कर दो। दंड चुंबक को कुंडली की ओर लाकर, जो दंड चुंबक होता है उसे कुंडली की ओर लाओ, या कुंडली से दूर ले जाकर कुंडली में धारा प्रेरित की जा सकती है। ठीक, पहला तरीका यह है। दूसरा क्या है, चुंबक को स्थिर रख दो, जो चुंबक है उसको फिक्स कर दो, स्थिर रखो। कुंडली को चुंबक के समीप ले जाओ या फिर दूर ले जाओ। तो इस तरीके से भी आप धारा को प्रेरित कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हो गए।
एक बार में चुंबक को फिक्स करना है, एक बार में छड़ को फिक्स करना है। तीसरा तरीका क्या है, कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, जो कुंडली है ना, ये कुंडली है और ये चुंबकीय क्षेत्र, इसकी ओर घुमाकर, कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर उसमें धारा प्रेरित की जा सकती है। एक तरीका तो आसपास ले जाना है और एक तरीका है घुमा देना है, तब भी आप कर सकते हो। अगला तरीका क्या है, कुंडली के समीप रखी किसी अन्य कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करके भी पहली कुंडली में धारा प्रेरित की जा सकती है। एक है और एक के बगल दूसरा है, दूसरे में भी रखकर आप इसमें धारा प्रेरित कर सकते हो। तो ये 4 तरीके हैं जिस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं पहले बार बार बोल चुका हूँ, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज तो फिर भी कम है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र रट लेना, उसका क्या काम है, ठीक है, सिद्धांत क्या है, कार्यविधि क्या है और चित्र अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इन दोनों में से एक के बारे में पूरा लिखने के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में, फुल 5 नंबर में क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़रूर कर लेना, या फिर छोटे क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने हैं। जैसे यहाँ पर क्या पूछा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, ऐसे ही पूछ सकते हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, यहाँ से लिखेंगे आंसर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत यह है, जब किसी बंद कुंडली को, जो कुंडली है वो बंद है, किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है और कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य कुंडली विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। यही हमारा विद्युत जनित्र का सिद्धांत है, 1 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। आपको पता होगा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा में ना, जो विद्युत धारा का मान होता है वो लगातार बदलता रहता है, उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। अभी ये जो है ये प्रत्यावर्ती धारा है और ये मेरी दिष्ट धारा है, डायरेक्ट, इसमें कभी भी मान नहीं बदलता है। अगर आपके घरों में डायरेक्ट धारा भेज दी जाए ना एक साथ, तो आपका ये पंखा, बिजली जो भी लगा है ना, फ्रिज फटाक से फ्यूज़ हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जब हाई वोल्टेज आता है तो लोगों के घरों, अगर आपके घर में फ्यूज नहीं लगा पड़ा है तो सारे जो अप्लाइंसेस हैं, जो जैसे कि जो भी वस्तुएं आप यूज़ कर रहे हो वो सारी फूक जाती हैं इसी कारण। ठीक है, तो दिष्ट धारा और अंतर में तो पहले बता चुका हूँ। कह रहे हैं दिष्ट धारा के चुंबकीय स्रोतों के नाम लिखिए। एक है विद्युत सेल, बैटरी और दिष्ट धारा जनित्र। जो बैटरी होती है ना वो दिष्ट धारा से बनी होती है, समझ रहे हैं आप। कह रहे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो जो जनित्र होता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जनित्र बोले तो जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। आंसर क्या होगा, आधा। जैसे ही लगेगा आधा फिर परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। एक तो फ्यूज तार है, दूसरा मेन स्विच है। फ्यूज तार लगाते हैं ना कि अचानक से अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो उससे जैसे ही पास हो तो उसमें वो तार टूट जाएगी, है ना, वो तार गल जाएगी ताकि संपर्क वहीं पे टूट जाए, आगे विद्युत धारा ना पहुँचे। इसीलिए उस तार को बहुत लाइट बनाया जाता है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है ना, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो 2 तरीके क्या हैं, विद्युत फ्यूज तार और मेन स्विच। मेन स्विच बनाना, ऐसे करोगे सारा सब बंद हो जाएगा एक ही बार में। अब हर घरों में लगने लगा है ना मेन स्विच। पहले फ्यूज का यूज़ ज़्यादा होता था, अब फ्यूज भी यूज़ होता है और मेन स्विच भी यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम चल रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मैंने बनाए जो कि आपके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब ये क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए, क्वेश्चन क्या है, 2 किलोवाट शक्ति अनुमातक, शक्ति हमें दे रखा है किलोवाट में, पावर पी दे रखा है। एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वाट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमानक 5 एम्पियर, यानी कि जो विद्युत धारा है ना आई 5 एम्पियर दे रखा है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है वो निकालना है, मतलब इससे आप कितना पावर जनरेट कर पाओगे वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले विद्युत धारा, एम्पियर किसका मात्रक होता है, आई का, ठीक है, हमें आई दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो विद्युत भट्टी लगी रखी है, भट्टी की जो शक्ति पावर पी दे रखा है वो 2 किलोवाट दे रखा है, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, ठीक है। तो किलोवाट को 1000 वाट में कन्वर्ट कर दिया। और कितना परिपथ, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, तो वी दे रखा है 220 वोल्ट। तो भट्टी द्वारा ली जाने वाली धारा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर भी आई होता है, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा, देखो P बराबर भाई, तो P बट्टे V हो जाएगा, ठीक है। P बराबर, काटो इसको, तो वो हमें निकालना है। तो P देखो कितना दे रखा है, पावर 2000, तो P का मान हम रख देंगे 2000, ठीक है। और V हमें क्या दे रखा है, 220, एक 0 से 1 0 कटा। अब 200 बट्टे 22 काटोगे 100 बट्टे 11, फिर 11 से भाग दे दोगे 100 को, 9.09 आ जाएगा। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। आंसर बन गया। अर्थात लास्ट में क्या लिख दोगे, अर्थात विद्युत भट्टी लाइन में 9.09 एम्पियर की धारा लेगी, जो कि विद्युत फ्यूज की क्षमता से अधिक है, ठीक है। अर्थात विद्युत फ्यूज का तार क्या होगा, गल जाएगा, क्योंकि इसका है 5 एम्पियर और इसका आ रहा है 9.09 एम्पियर, तो उससे ज़्यादा आ गया है, और जब ज़्यादा आएगा तो उसको वो गला देगा। सिंपल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है 2 नंबर में, 3 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचाव के लिए मेन स्विच के समीप फ्यूज तार में उचित सामर्थ्य का घरेलू फ्यूज तार को हमें जोड़ना चाहिए। विद्युत फ्यूज, अतिभारण है ना, ये सब पढ़ा रखा है एनसीईआरटी में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो डी ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या कहलाती है। सी ऑप्शन, कुंडली तथा चुंबकीय बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत धारा का उत्पन्न करने के लिए कौन सी युक्ति यूज की जाती है, जनित्र का, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। कह रहे लघुपतन के समय अतिभारण और लघुपतन के बारे में लिखने के लिए भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, या लघुपतन और अतिभारण में क्या अंतर है, ठीक है। एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है, अभी यहाँ पे आएगा भी। कह रहे लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी तो तारे वारे गलने शुरू हो जाती हैं, है ना। स्पार्कल से फिर तारे पिघल जाती है, कभी कभी देखा होगा, जब विद्युत धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है तो प्लास्टिक के ऊपर कवर चढ़ी होती है ना, वो गलने लगती है। क्यों, क्योंकि बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान। तो इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला कथन क्या है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, गलत। फिर क्या बोल रहा है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही। कह रहा है किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती हैं, बिल्कुल सही, समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे विद्युत रोधन वाला तार पराया विद्युतमय तार होता है, गलत। तार जो होता है वो हरा और लाल होता है, तो हरा तार कभी ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत है, वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाइए,
ठीक है, तो तीन स्रोतों की सूची क्या है? स्थायी चुंबक, विद्युत धारा और गतिमान आवेश। ये तीन चीजें जो यूजफुल होती हैं, एक नंबर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे परिनालिका का चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी समझा चुका हूं। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। क्षण चुंबक एवं धारावाही परिनालिका दोनों को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर दोनों के अक्ष उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में ही रुकते हैं, है ना, ये उसका गुण है। नंबर 2 क्या हो सकता है? क्षण चुंबक एवं धारावाही परिनालिका दोनों के समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होगा, उससे भी लगा सकते हो। अगला क्या है? क्षण चुंबक एवं धारावाही परिनालिका दोनों लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एंड चौथा क्या है? क्षण चुंबक एवं धारावाही परिनालिका दोनों के निकट द्विसूचक की सुई लाने पर सुई विक्षेपित हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट है। और अगला पॉइंट क्या है? क्षण चुंबक एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकी धारावाहिक परिनालिका के निकट कोई धारावाही तार लाने पर दोनों विक्षेपित हो जाते हैं। तो इन तरीकों से आप इन चीजों का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो धारावाही परिनालिका है ना, ये देखो, ये धारा की दिशा है, ये जितना है। कह रहे धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसमें दैशिक गुण आ जाता है और उसका अक्ष सदैव उत्तरी दक्षिण दिशा में रुकता है। यदि धारावाही परिनालिका में धारा की दिशा वामाव्रत है, ठीक है, बाईं तरफ है, तो वो सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। अगर ये बाईं ओर तो ये उत्तर ध्रुव की ओर होगा, तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव होगा। इसके विपरीत यदि धारा की दिशा दक्षिणाव्रत है तो सामने वाला सिरा उसके उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, यही चीज बता रखा है। ये जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता भी दूंगा, ये वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। कह रहे दंड चुंबक की सहायता से परिनालिका के ध्रुवों का निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम? 1 2 3 4 तरीकों से कर सकते हैं। कह रहे हैं इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको? परिनालिका को उसके केंद्र पर, ये परिनालिका है, ये इसका केंद्र है, बीचों बीच को उसका केंद्र पर धागा बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं और वो क्षैतिज अवस्था में बनी रहे। क्षैतिज अवस्था ये, और ये होती है ऊर्ध्वाधर अवस्था सीधी, और ये हुई क्षैतिज अवस्था। अब दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के एक समीप लाते हैं, तो ठीक है, उत्तरी ध्रुव को उसका समीप लाओ। फिर क्या करेंगे? यदि परिनालिका का यह सिरा दंड चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो परिनालिका का यह सिरा दक्षिणी ध्रुव का होगा तथा विपरीत सिरा उत्तरी ध्रुव का होगा, आकर्षण गुण के कारण। यदि दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव समीप लाने पर परिनालिका विक्षेपित हो जाए, विक्षेपित मतलब घूम जाए, पलट जाए, तो दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव के सामने वाला परिनालिका का सिरा उत्तरी ध्रुव होगा, क्योंकि सेम में अट्रैक्शन होता है। सॉरी, सेम में अट्रैक्शन नहीं होता है, सेम में टकराव होता है, विपरीत में अट्रैक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम हो जाता है? तो लंबवत जब रखा जाएगा तब अधिक होता है, ये पहले भी बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, ये थ्योरी टाइप बना के दिया है। बोले मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को, कोई चैम्बर है जहां पर आप अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार के से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजता गतिमान हो रही है। किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कैसी होगी? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, ऐसे नीचे की ओर, है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लग जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार,
विद्युत मोटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है ऐसे क्वेश्चन। मैंने बोला विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर, हर बार आता है। कह रहे विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत, कार्यविधि लिखिए, विभक्त वलय का क्या महत्व है वो भी बताइए। सारे क्वेश्चन आ गए जो पहले पढ़ के आए एक नंबर में, ये एक साथ भी पूछ सकता है 5 नंबर में। तो सबसे पहले विद्युत मोटर होता क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है, ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और सिद्धांत क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, जो कुंडली को उसी की अक्ष में घुमाने का प्रयास करता है। अगर वो कुंडली घूमने की स्वतंत्र है तो घूमने लगती है, यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका चित्र है, ये कुंडली है, ठीक है, ये ब्रुश है, ये विभक्त वलय है। ये चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो कार्यविधि क्या है देख लीजिए कि किस तरीके से कार्य करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यविधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सिद्धांत कार्यविधि। कह रहे हैं जब बैटरी से, बैटरी है, कह रहे हैं जब बैटरी से कुंडली में, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजाओं AB तथा CD, AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में, बराबर परंतु विपरीत दिशा में, एक में इधर एक में इधर, विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है, यूं घूमने लगती है दक्षिणावर्त दिशा में। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय, ये कुंडली के साथ उसके सिरों पे ये जो विभक्त वलय लगा पड़ा है, ठीक है, भी घूमने लगते हैं, ये भी बेचारा घूमने लगता है। विभक्त वलयों की सहायता से, इन्हीं की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे और एक ही दिशा में घूमती रहे। ये इसकी कार्यविधि है। तो एक बार पढ़ना है, चित्र को देखते हुए समझना है। 1-2 बार पढ़ोगे और चित्र को देखोगे, आपको आराम से पता चल जाएगा सब कुछ। अब विभक्त वलय के क्या महत्व है वो पहले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें बताना है विभक्त वलय का क्या कार्य होता है। धारा की दिशा को बदलना, यही इसका मुख्य कार्य है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रुश से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रुशों से संपर्क से जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ठीक है, तो मेन काम क्या है? विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। अब कुछ छोटे क्वेश्चन है, ऐसे कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे चीज़ों के नाम बताओ जिसमें विद्युत मोटर का यूज़ होता हो, तो क्या होगा? विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूं पीसने की चक्की, अनेक उपकरणों में किया जाता है। तो 3-4 तो बता ही दिया। तो कह रहे हैं कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से समायोजित है। क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक, ये केस दे रखे, अगर कोई छड़ चुंबक कुंडली में धकेल दिया जाए तो क्या होगा? कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और धारामापी विक्षेप हो जाएगा। अगर कुंडली के भीतर से बाहर की ओर खींचा जाता है तो क्या होगा? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और धारामापी में विक्षेप प्रदर्शित होगा, परंतु विक्षेप की दिशा पहले की विपरीत होगी। पहले जो दिशा थी उस दिशा से उल्टी होगी। तीसरा क्या है? कुंडली के भीतर स्थिर अगर रखा जाता है, कुंडली के अंदर कर दोगे तो क्या होगा? कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा। तो ये 3 केस होंगे और 3 केस पे ये आंसर आ जाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को ना पढ़ो, नोट्स बनाओ,
अपने दोस्त को दे दो और वो दोस्त आपसे जब क्वेश्चंस करेगा आप आंसर बताओगे अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता है तो दोस्त आपके आंसर बता देगा और इससे जो गलतियां आपसे होंगी उसको को पता चलेगा और आप आराम से सीख पाओगे, ठीक है, या लंबे टाइम तक याद रख पाओगे चीज़ों को। क्या बोल रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। किस, ठीक है, 3 पार्ट में बना है। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ, जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ है ना, उसी नियम के आधार पर चलती है। और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है? यूं, ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, यूं, ठीक है। ये क्या कहती है, देखो जब ऐसे पकड़ोगे ना आप चार को, तो इसमें इधर आपका चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है यूं, और ये धारा की दिशा को बताता है, ठीक है। तो वही लिखा है, इस नियमानुसार यदि दाएं हाथ की उंगलियों को धारावाहिक चालक के चारों ओर मोड़कर अंगूठे को धारावाहिक चालक में प्रवाहित धारा के अनुदिश रखे तो मुड़ी हुई अंगुलियां, ये जो मुड़ी हुई हमारी अंगुलियां हैं यूं, ये जो अंगुली है ना मुड़ी हुई ऐसे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है यूं ऊपर। ये जो हाथ मुड़ जाता है उंगली है ना, ये वाला, तो किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। कह रहे चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार नियम द्वारा निर्देशित होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मैं पहले ही बता चुका हूं, ये फिर से आ गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली की गति के कारण उसमें हाथ के द्वारा कौन सा नियम लगता है? अगर गति की बात की जाए तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है। अब ये मैंने नहीं बताया तो इसको मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है। फ्लेमिंग के दाएं बाएं का ही उल्टा वर्जन, इसमें भी वही तरीका है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो फ्लेमिंग ने क्या कहा, जब हाथ की तीन उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखोगे तो क्या होगा कि जो हमारा अंगूठा है वो चालक की गति, जो हमारी तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो मेरा मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, आप पढ़ सकते हैं, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे हो नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र, इससे पहले विद्युत मोटर पढ़ा था, अब आया विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर में इसके बारे में पूरा लिखने के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर में, बड़े मार्क्स में, ठीक है। सिद्धांत, कार्यविधि, ब्रूशों का क्या कार्य, सब बताना है, ठीक। तो विद्युत जनित्र जो होता है वो कैसा होता है, क्या कार्य करता है? तो कह रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा अथवा विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा डायनामो एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये इसका मेन कार्य है, यांत्रिक ऊर्जा को ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसका अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जो जनरेटर होता है उसमें आप डीजल डालते हो, फट 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 घूमता है और फिर आपका पूरे घर पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। सिद्धांत क्या है इसका? कह रहे हैं जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, और जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। जो कुंडली है ना उसमें एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। यही इसका मुख्य सिद्धांत है। तो सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, इसी सिद्धांत पे पूरा मशीन का चलता है। अब कार्यविधि क्या है वो देखते हैं। ये हमारा चित्र है, चित्र बनाने के लिए आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो ये सर्पी बल है, ठीक है, ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है, इधर मेरा ब्रश लगा है, ठीक है, ये क्षेत्र चुंबक है, यहाँ पर शेफ्ट है, ठीक है, ये बाह्य परिलय है, बाह्य परिपथ है। तो ये पूरा चित्र है।
अब इस चित्र को देखना। अब कार्यविधि को जब मैं आपको बताऊंगा, कार्यविधि जब बताऊंगा, चित्र में भी देखते रहना है तुरंत की तुरंत, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, मेरी कोशिश आगे नेक्स्ट बार यही होगी कि मैं इनको प्रॉपर विजुलाइज करके दिखा पाऊँ, पूरा वीडियो बनाकर, है ना, पूरा काम कैसे कर रहा है वो दिखाऊंगा नेक्स्ट बार। इस बार तो मैं उतना जल्दबाजी में कर नहीं पाया। तो जो क्षेत्र चुंबक होता है उसका क्या कार्य होता है, आर्मेचर लगा होता है, इन सब के अलग अलग कार्य हैं। तो सबसे पहले देखो, संरचना में ये सब चीज़ें होती हैं, इसको स्किप करो। ब्रुश का क्या कार्य होता है ये आप चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, सीधा मैं कार्यविधि पे आ जाता हूँ। कार्यविधि एग्जाम में लिखने के लिए आता है। कार्यविधि क्या होता है कि जो हमारे पास ब्रुश है, ऊपर ब्रुश लगा था ABCD, जो हमारे पास ब्रुश होती है, माना कि कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, दाएं तरफ यूं घूम रही है, जिससे भुजा CD नीचे जा रही है और भुजा AB ऊपर जा रही है। CD नीचे और AB जो भुजा है वो यूं ऊपर ऊपर जा रही है। देखो मैं दिखा रहा हूँ ABCD क्या है। देखो ये AB ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है CD। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा चित्र के अनुसार होगी, अतः बाह्य परिपथ में धारा S2 जाएगी तथा S1 से वापस आएगी। ठीक है, जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, जो कुंडली है ऊपर की ओर से यूं गुजरेगी, तब भुजा AB नीचे और CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। इस कारण AB तथा CD में धारा की दिशाएं पहले से विपरीत हो जाएंगी। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद परिपथ में धारा की दिशा बदलती रहती है। अब ब्रुशों का क्या कार्य होता है? तांबे की दो पत्तियां B1 व B2 सर्पी वलयों से जुड़ी हुई होती हैं। इन पत्तियों को ब्रुश कहते हैं और ये घूमने वाली कुंडली का बाह्य परिपथ में संपर्क बनाए रखती है। ये इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? जो विद्युत परिपथ है उसमें लघुपतन कब होता है? तो कह रहा है जब किसी घरेलू अथवा औद्योगिक परिपथ में जीवित तार, दो तार होते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल, है ना। फेज तार तथा उदासीन तार जो न्यूट्रल परस्पर संपर्कित हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो परिपथ लघुपतित हो जाता है। इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध एकाएक शून्य हो जाता है और धारा का मान एकाएक बहुत बढ़ जाता है। प्रतिरोध शून्य हो जाएगा और धारा का मान बहुत हाई हो जाएगा, तभी हमारे परिपथ में लघुपतन हो जाता है। मतलब फेज तार और जो न्यूट्रल तार है, लाल और नीला, दोनों एक साथ जब जुड़ जाते हैं, नंगी तारे दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं, तब लघुपतन होता है। अगला क्वेश्चन है, भू संपर्क तार क्या है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित तार करना क्यों आवश्यक है? जो भू संपर्क तार मतलब जो जमीन से जुड़े हुए तार होते हैं, उनका क्या महत्व है? कह रहे हैं घरेलू परिपथ में विद्युत मय तथा उदासीन तारों के साथ एक तीसरा तार भी लगा होता है। इस तार का संपर्क घर के निकट जमीन के नीचे धसी हुई धातु की प्लेट के साथ होता है। इस तार का रोधन हरे रंग का होता है। इस तार को भू संपर्क तार कहते हैं। ठीक है, यह तार विद्युत धारा को अल्प प्रतिरोध चालन पथ प्रस्तुत करता है। धातु के सांद्रित्रों, ठीक है, जैसे कि बिजली के प्रेस, फ्रिज, टोस्टर को भू संपर्क तार से जोड़ दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि जो भी हमारे साधित्र हैं, मतलब ये जो भी प्रेस, बिजली है, कि बॉडी में विद्युत धारा का जो सरण होने पर बॉडी का विभव भूमि के विभव के बराबर बना रहे। इससे साधित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को तीव्र विद्युत आघात लगने का खतरा समाप्त हो जाता है। मतलब जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, प्रेस हो गया, इन सब चीज़ों को जब यूज़ करेंगे ना, तो हमें ज़्यादा करंट लगने का जो खतरा होता है वो नहीं रहता है। इसलिए तीसरे तार का उपयोग ऐसे किया जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप इसके NCERT ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट को आप समझोगे नहीं
तब तक इन चीज़ों में मज़ा नहीं आता है। अगर डायरेक्ट से वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। तो पहले NCERT के चैप्टर देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो, आप फोड़ के आओगे। जय हिंद।